रात का आखिरी पहर चल रहा था। वागा डुगू की हवा में गहराता सन्नाटा पसरा था। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की हर गली, हर दीवार किसी अनदेखे तूफान से पहले थमकर खड़ी हो गई हो। परिंदों ने अभी तक पर नहीं खोले थे। सड़कों पर सन्नाटा था और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। मगर इस खामोशी के नीचे कोई हलचल धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। एक ऐसी हलचल जिसकी गूंज कानों से नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों से महसूस की जा सकती थी। चार काली एसयूवी गाड़ियां पश्चिमी गेट से शहर में दाखिल हुई। नंबर प्लेटें राजनायित थीं। शीशे घने काले और दरवाजे पूरी तरह बंद। अंदर बैठे लोगों का चेहरा जितना ठंडा था, उनका लहजा भी उतना ही बेजान। न कोई सायरन बजा, न किसी तरह का प्रोटोकॉल दिखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी छुपे हुए साये का कारवां किसी पाक दरख्त की ओर खामोशी से बढ़ रहा हो। उन गाड़ियों में बैठे लोग केवल दूत नहीं थे, वे हत्यारे भी थे। सिस्टम के हत्यारे, जो कौमों के सपनों को मिटाने चले थे। उनके हाथों में जो भारी ब्रीफकेस थे, उनमें ना कोई व्यापारिक समझौता था और ना ही शांति की कोई पेशकश। कॉन्फ्रेंस से जुड़ी फाइलों में एक ऐसा गुप्त आदेश दर्ज था जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे को हर कीमत पर कस्टडी में लिया जाए, चाहे वे जिंदा हों या मरे हुए। न कोई शोर, न कोई निशान, न कोई जवाबी कार्रवाई। यह आदेश न तो किसी अदालत से जारी हुआ था, न ही संसद या संयुक्त राष्ट्र से। ये मिशन एक अदृश्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की ओर से भेजा गया था। एक ऐसी छिपी हुई ताकत जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे महाद्वीपों की किस्मतों के फैसले करती है। और जब कोई उस सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाता है तो उसके सफाए का निर्णय भी उन्हीं बंद कमरों में लिया जाता है। उस वक्त इब्राहिम ट्रोरे अपने महल के निजी कक्ष में मौजूद थे। वही कमरा जहां वे हर रोज सुबह की नमाज से पहले एकांत में इबादत किया करते थे। उनके चेहरे पर शांति की झलक थी, लेकिन माथे पर वो लकीरें भी थी जो हर उस नेता के हिस्से में आती है जो अपनी कौम की किस्मत का भार उठाता है। उनके हाथों में दुआ थी, उनके दिल में यकीन और आंखों में आने वाले कल का सपना। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। रक्षा मंत्री धीमे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा खतरा साफ झलक रहा था। वो झुका और राष्ट्रपति के कान में धीरे से बोला, जिन्होंने मुलाकात की इजाजत मांगी थी वो बातचीत करने नहीं आए हैं सर, वो आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। ये एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसके भीतर इतिहास का एक पूरा तूफान छिपा हुआ था। थोरे ने कुछ पल खामोशी से सोचा, फिर उन्होंने अपनी तस्बीह बंद की, कुर्सी से उठे और खिड़की की ओर देखने लगे। दूर शहर का आसमान अब भी रात की चादर ओढ़े हुए था, लेकिन वो जानते थे कि सूरज उगने से पहले इस सुबह में कुछ बदलने वाला है, कुछ ऐसा जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। उनके जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, ये जमीन डर से नहीं झुकती और मैं वो इंसान नहीं जिसे अंधेरे में छुपाकर ले जाया जाए। उसी वक्त महल के मुख्य दरवाजे पर तैनात गार्ड्स ने असामान्य हरकतों को महसूस किया, मगर ऊपर से सख्त आदेश था, खामोशी बरकरार रखो, ये एक राजनयिक मिशन है। मगर असली मकसद कूटनीति नहीं था, बल्कि एक ऐसी आवाज को खामोशी में दफन करना था जो बगावत की अलामत बन चुकी थी। यही था उस दास्तान की शुरुआत। वो सुबह जब हमला हुआ, लेकिन जाने से पहले दुश्मन को एक जिंदा कौम का सामना करना पड़ा। सुबह की हल्की परछाइयां अभी महल की दीवारों से हट भी न पाई थीं कि वे काली कूटनीतिक गाड़ियां, किन्हें बाहर की दुनिया अमन और संवाद का प्रतीक समझती है, महल के आंगन में दाखिल हो चुकी थीं। दरवाजा बिना किसी शोर या अफरा तफरी के खोला गया। सुरक्षा दस्ते को बताया गया कि ये गोपनीय राजनयिक मिशन है। सदर के साथ निजी बैठक तय है। इस आदेश के पीछे एक वैश्विक दूतावास की मुहर थी, ऐसी मुहर
जिसके सामने एक आम सुरक्षा गार्ड सवाल नहीं करता, बस सिर झुकाता है और रास्ता खोल देता है। सदर इब्राहिम त्रोरे अब आधिकारिक पोशाक में थे। उनके आसपास बैठने वाले चुनिंदा भरोसेमंद सलाहकार चुपचाप मौजूद थे, लेकिन पूरे कमरे में एक अजीब सी घबराहट तैरने लगी थी। रक्षा मंत्री, जो पहले ही अब सभी सतर्क हो चुके थे, बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर निगाह डाल रहे थे, किसी अजीब संकेत, हलचल या खामोश चेतावनी की तलाश में। महल के भीतर जो रास्ते थे, वहां अब एजेंट्स अलग अलग दिशाओं में फैल चुके थे। दो लोग पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़े, जहां कूटनीतिक बैठक के लिए टेबल पहले से सजी हुई थी। दो अन्य अफराद राष्ट्रपति के निजी स्टाफ में घुल मिल गए। उनकी नजर सामने बेडों पर नहीं, बल्कि कमरों की दीवारों, कैमरों और सुरक्षा के कमजोर पहलुओं पर थी। उनमें से एक ने चुपचाप अपनी आस्तीन के भीतर छुपे ईयरपीस को ठीक किया। दूसरे ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और कुछ दबाया, शायद कोई ट्रैकर, सिग्नल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी। उनका अंदाज बता रहा था कि वे राजनयिक से ज्यादा ऑपरेशनल एजेंट थे। उसी वक्त सदर त्रोरे के करीबी सहयोगी मोविन जमाल, जो वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे, ने कुछ असामान्य सा महसूस किया। उनके जहन में फौरन एक पुराना वाकया कौन गया। जब जब कूटनीति की चादर ओढ़ी हो और सांसों में खंडक छिपी हो, तो समझ लीजिए कि कहीं कोई तलवार इंतजार में है। मोविन ने चुपचाप एक पुर्जा सदर के हाथ में थमा दिया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, ज्यादा देख रही है। ज्यादा एक कोड नेम था जो महल के गुप्त खुफिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता था। वो बेआवाज सिस्टम जिसे त्रोरे ने अपने हुकूमत के शुरुआती दिनों में खड़ा किया था, जिसमें भूमिगत सुरंगें, छाया में रहने वाले संरक्षक और दूसरी दुनिया से जुड़े साइबर एक्सपर्ट्स शामिल थे। उनका काम सिर्फ एक था, हर चीज पर नजर रखना। और आज वो देख रहे थे। सदर ने वो नोट पढ़ा, एक गहरी सांस ली, चेहरे पर एक सुकून लाया और फिर बिल्कुल परंपरागत अंदाज में मीटिंग टेबल की ओर बढ़े। जिस कमरे में वो दाखिल हुए, वहां 4 विदेशी एजेंट पहले से मौजूद थे। टेबल पर न कोई दस्तावेज था, न कोई दुभाषिया, न कोई सुरक्षा गार्ड और न कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस। सिर्फ एक बंद ब्रीफकेस रखा था, जैसे कोई गहरा दफन रहस्य। एक एजेंट धीरे से अपनी जगह से उठा और सदर से बोला, योर एक्सीलेंसी, इसमें सिर्फ एक पल लगेगा। उसी पल सदर ने अपने पीछे खड़े एक और एजेंट की पीठ से हल्की सी क्लिक जैसी आवाज सुनी, हथकड़ियों के खुलने की। यह वही लम्हा था जहां बातचीत का दौर खत्म हो चुका था। अब फैसला ताकत, चालाकी और अवाम की निष्ठा पर होना था। सदर त्रोरे ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है आज कुछ ज्यादा ही पीका है, मुझे थोड़ी ताजगी चाहिए। और वो खामोशी से खड़े हो गए। बिना किसी घबराहट या जल्दबाजी के वो एक गुप्त दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उनका हर कदम उस क्रांतिकारी रणनीति का हिस्सा था जो अब असली रूप लेने जा रही थी। वागाडुगु के राष्ट्रपति भवन में खतरा अब अंदर दाखिल हो चुका था, मगर बाहर की दुनिया अभी भी गहरी नींद में डूबी थी। महल के अंदरूनी गलियारों में एक अनदेखा संघर्ष जन्म ले चुका था। सदर इब्राहिम त्रोरे, जो कुछ देर पहले केवल एक औपचारिक बैठक के बहाने उठे थे, अब महल के उस हिस्से की ओर, उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां आमतौर पर सिर्फ सफाई कर्मी या निचले दर्जे के स्टाफ को जाने की इजाजत होती थी। लेकिन सदर जानते थे कि ये कोई मामूली रास्ता नहीं था। ये था एक वैकल्पिक रास्ता, एक रिहाई का छुपा हुआ रास्ता, जिसे बरसों पहले एक आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार किया गया था। वो एक मेहराबदार दरवाजे से गुजरे, जिसके पीछे एक छोटा सा कमरा था। वहां एक बूढ़ा मगर चौकस और वफादार पहरेदार उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सदर कमरे में दाखिल हुए, उस गार्ड ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, ज़ैदा।
जाग चुकी है सर, रास्ता महफूज है। ये शब्द सुनते ही सदर के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उतर आई। ज़ैदा दरअसल एक गुप्त कोडनेम था, उस खुफिया सिस्टम का नाम जो सदराती महल की गहराइयों में फैली सुरंगों, निगरानी नेटवर्क और स्वयंसेवक जासूसों के बीच काम करता था। इस सिस्टम का कभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, न ही किसी सरकारी दस्तावेज में इसका कोई जिक्र था। ये बस कुछ गिने चुने भरोसेमंद लोगों को ही मालूम था कि अगर कभी कोई विदेशी ताकत अफ्रीकी नेतृत्व को झुकाने की कोशिश करे तो ज़ैदा को जागना ही होगा। यही उसका मकसद था। सदर ने बिना किसी देरी के सुरंग के अंदर कदम रख दिए। वहाँ रोशनी बहुत कम थी, मगर दीवारों पर लगी स्क्रीन पर महल के हर कोने की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। इस वक्त पूरा सदराती महल ज़ैदा की निगरानी में था। सदर ने तेजी से चलना शुरू किया, मानो उन्हें मालूम हो कि अब वक्त की रग उनके हाथ में है। वहीं दूसरी ओर वो चारों एजेंट्स जो सदर को गिरफ्तार करने आए थे, जब उस कमरे में पहुंचे तो सामने खाली कुर्सी देखकर हक्के बक्के रह गए। ना कोई दस्तावेज, ना कोई मेजबान, ना कोई सुरक्षा, सब कुछ गलत था। उनके चेहरों पर पसीना उतर आया और उनके कदम लड़खड़ाने लगे। उन्होंने तुरंत अपने इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स एक्टिव किए और संदेश भेजने लगे, लेकिन अब वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। ज़ैदा के ऑपरेटर्स ने उनकी हर हरकत को अपने सिस्टम में लॉक कर लिया था। महल की छतों, दीवारों और तहखानों में लगाए गए खुफिया कैमरेस वे उनकी चालों, हरकतों और चेहरों की पहचान दर्ज कर रहे थे। शहर के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड साथियों को खुफिया कोड्स के जरिए पैगामात भेजे गए। उखाब पर हमला किया गया है, लेकिन वो अब भी फिजाओं में है। ये सुनते ही शहर के अलग अलग हिस्सों में तलबा, टैक्सी ड्राइवर्स, रेडी वाले, दुकानदार और समाजी कारकुन खामोशी से हरकत में आने लगे, जैसे कोई छुपी हुई कुव्वत नींद से जाग गई हो। सदर त्रेरे सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचे, जहां ज़दा का चीफ ऑपरेटर उन्हें मिला और एक नक्शा उनके सामने रखा गया। कई जगहों पर लाल निशान लगाए गए थे। सर, महल अंदर से बंद किया जा रहा है। शहर अलर्ट पर है। सभी टीमें अपने अपने मुकामात की तरफ रवाना हो चुकी है। सदर ने कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन को देखा और फिर धीमे से बोले, ये हमला सिर्फ किसी एक शख्स पर नहीं था, ये हमारे पूरे बरे आजम की अजमत पर चोट थी। जवाब अब पूरे महाद्वीप से आएगा। और उसी लम्हे ज़दा की आंखें बाहरी दुनिया में झांकने लगी। इनकलाब की पहली लौ को जलते हुए देख लिया गया था। सदर त्रावरे अब सुरंग के अंतिम दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। उनके पैरों के नीचे अब महल की सफेद संगमरमर की जमीन नहीं थी, बल्कि अंधेरे, मिट्टी और खामोशी से भरी वो पगडंडी थी, जिसे कभी एक इनकलाबी ने सिर्फ अपने तसव्वुर में गढ़ा था, लेकिन आज वो कल्पना हकीकत का रूप ले चुकी थी। उनके चारों ओर सुरंग की दीवारों पर धीमी डगमगाती रोशनी थिरक रही थी और उनके कानों में ज़दा ऑपरेटर की गूंजती आवाज सुनाई दे रही थी। महल की तमाम भीतरी राहें बंद कर दी गई हैं। हर एजेंट हमारी निगरानी में है। लोगों को इशारा दे दिया गया है। इन दो जुमलों ने जैसे शोलों को हवा दे दी थी। महल से कई मील की दूरी पर शहर की गलियों में जिंदगी अपने आम रंग में दिख रही थी। दुकानें खुली थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और पुरानी बसें सड़कों पर धीरे धीरे रेंग रही थी। लेकिन इस बाहरी सुकून के नीचे एक अनदिखी हरकत खामोशी से जन्म ले चुकी थी। बाजारों में मौजूद नौजवानों ने अचानक अपनी जेबों से वो पुराने लेकिन खास अंदाज में मॉडिफाई किए गए मोबाइल बाहर निकाले गए और सब ज़दा नेटवर्क से जुड़ गए। पैगाम बिल्कुल सीधा था। सदर को अगवा करने की कोशिश की गई है। वो महफूज हैं, लेकिन दुश्मन अब हमारी सफ़ों में दाखिल हो चुका है। ये पैगाम जब वागादुगू की गलियों में फैला तो जैसे किसी खामोश जागृति ने शहर को जकड़ लिया। तलबा ने अपनी क्लासें छोड़ दी, उस्तादों ने इदारे बंद कर दिए। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने दर्जनों जवान जमा होने लगे, हाथों में पोस्टर, चेहरों पर
संजीदगी और निगाहों में जुनून। दूसरी जानिब टैक्सी ड्राइवरों ने रेडियो सिग्नल्स पर आपस में राब्ता कायम किया और शहर देखते ही देखते एक जाल में तब्दील हो गया। टैक्सियों ने अहम रास्तों को बंद किया, बाजारों के चारों तरफ रिक्शों की दीवार खड़ी कर दी गई। बस ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां सड़कों के ऐन बीच में रोक दी और यूं पूरे शहर की नब्ज थम गई। मगर ये कोई बगावत या हंगामा नहीं था, ये एक तहफ़्फ़ुज़ था, अपनी सरजमीन का, अपनी क़ियादत का और उन ख्वाबों का जो इस जमीन पर जिंदा है। महल के भीतर मौजूद एजेंट अब एक कमरे में महदूद हो चुके थे। उनकी रेडियो तरंगे पूरी तरह जाम कर दी गई थीं। सैटेलाइट फोन के सारे संकेत ज़दा की साइबर टीम ने रोक दिए थे। वे लोग जिन्होंने यह समझा था कि एक कूटनीतिक मुस्कान की ओट में इनकलाब का गला घोट देंगे, अब खुद उसी महल की चार दीवारी के अंदर बेबस फंसे हुए थे। एक एजेंट ने झुंझलाकर मेज पर जोर से हाथ पटका। यह मुमकिन नहीं, ये तो एक पिछड़ी हुई रियासत है, इनके पास ये सब कैसे हो सकता है? पास बैठे उसके साथी ने, जो पसीने से तरबतर था, माथे से बूंदे पोंछते हुए धीमे लहजे में कहा, हमने त्रावरे को एक आदमी समझा, हम भूल गए कि वो अब एक आंदोलन बन चुका है। महल के भीतर तैनात वो स्थानीय सुरक्षाकर्मी जो कुछ देर पहले इन एजेंटों के सामने सिर झुकाए खड़े थे, अब खामोशी से एक तयशुदा दूरी पर खड़े थे। हथियार भले ही अभी नीचे थे, पर उंगलियां ट्रिगर के करीब थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर निगाहों में एक साफ पैगाम था, हम सब देख रहे हैं। और इसी लम्हे सदर त्रावरे, जो अब एक महफूज ठिकाने पर पहुंच चुके थे, वक्त एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे, जहां वागादगू की मुख्तलिफ गलियों की लाइव तस्वीरें चल रही थी। सड़कों पर, बाजारों में, चौराहों पर, यूनिवर्सिटियों के बाहर हर ओर लोग निकल आए थे। न कोई तोड़फोड़, न हिंसा, सिर्फ पुरसुकून एहतिजाज, सिर्फ इत्तेहाद की तर्जुमानी। सदर ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, वो मुझे लेने आए थे, मगर अब उनके सामने एक पूरी कौम खड़ी है। सदराती महल की दीवारों के भीतर एक छोटे से कमरे में बैठे वो चार एजेंट अब एक दूसरे की ओर यूं देख रहे थे जैसे अपने ही वजूद पर यकीन नहीं रहा हो। मेज पर पड़ा वो भारी भरकम फौलादी ब्रीफकेस अब किसी काम का नहीं था। जो हिदायतें लेकर वो यहां पहुंचे थे, अब वही दस्तावेज उनके खिलाफ गवाही बन चुके थे। कमरे में सन्नाटा तारी था, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो किसी योजना का हिस्सा हो, बल्कि वो सन्नाटा था जो शिकस्त के बाद फैलता है। महल के भीतर मौजूद मकामी सुरक्षाकर्मी अब मुख्तलिफ कोनों से उस कमरे को घेरे खड़े थे। वही लोग जो कुछ घंटे पहले इन एजेंट्स के आगे सर झुकाकर खड़े थे। इज्जत और अदब से उन्हें अंदर दाखिल होने दिया गया था, मगर अब माहौल बदल चुका था। सुरक्षा कर्मियों के कंधे तन गए थे, निगाहों में सख्ती आ चुकी थी और सबसे बढ़कर उनके हाथ हथियारों के पास ठहर गए थे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन हर एक मुहाफिज की आंखों में साफ पैगाम था, अब तुम हमारे मेहमान नहीं हो। महल के अंदर तैनात सिक्योरिटी यूनिट ने ज़दा नेटवर्क की हिदायत पर चुपचाप घेराबंदी लागू कर दी थी। अब कोई एजेंट बाहर नहीं जा सकता था, न कोई कॉल, न ईमेल, न सैटेलाइट संदेश। हर रास्ता बंद कर दिया गया था। उनके पास अब एक ही चीज बाकी थी, इंतजार। चार में से एक एजेंट, जिसकी कनपट्टी से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थी, आखिरकार खड़ा हो गया। उसने सामने खड़े उस मुहाफिज को देखा जो बिना कुछ कहे राइफल थामे गहरी सांसों में डूबा खड़ा था। एजेंट ने ठंडे लहजे में कहा, हमें कूटनीतिक छूट हासिल है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मगर मुहाफिज ने कोई जवाब नहीं दिया।
सिर्फ एक पल को उसकी राइफल पर उसकी पकड़ पहले से भी ज्यादा कड़ी हो गई, फिर धीरे से ढीली पड़ गई, जैसे उसकी खामोशी खुद कह रही हो, अब जुबान कानून की नहीं, कौम की चलेगी। ठीक उसी वक्त मुल्क भर के तमाम टीवी चैनलों की स्क्रीनें अचानक स्याह हो गई। न कोई विज्ञापन, न कोई खबर, बस एक गहरी खामोशी। फिर जैसे अंधेरे को चीरती हुई एक तस्वीर उभरी, एक लंबी लकड़ी की मेज जिसके एक सिरे पर सद्र इब्राहिम त्रावरे बैठे थे। उनके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी के तलबा, किसान, बुजुर्ग और नौजवान लड़कियां बैठी थीं। दूसरी तरफ माली, चाड और गिनी से आए हुए फौजी कमांडर्स मौजूद थे। ये नज़ारा जैसे ही लाइव प्रसारण में आया, पूरे मुल्क की रफ्तार थम सी गई। हर आंख स्क्रीन पर टिक गई, हर दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें थम सी गईं। सदर त्रावे ने बड़ी सादगी लेकिन बेमिसाल वकार के साथ बोलना शुरू किया। आज सुबह वो आए, उनके पास बातचीत नहीं, डर था। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं आज भी यहीं बैठा हूं क्योंकि ये सरजमीन किसी के हुक्म से नहीं, अपने लोगों के भरोसे से चलती है। उन्होंने हाथ में एक लाल रंग का फोल्डर उठाया जिस पर एक विदेशी दूतावास की मुहर साफ नजर आ रही थी। उसे मेज पर सबके सामने रखते हुए बोले, ये वो दस्तावेज है जिसमें मुझे एक खतरा बताया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आजादी की बात करता हूं। तभी कमरे में बैठा एक नौजवान छात्र आगे आया और बुलंद आवाज में बोला, हम अफ्रीका को कमजोर नहीं कर रहे, हम अफ्रीका को दोबारा गढ़ रहे हैं। ये जुमला मानो हवा बनकर पूरे मुल्क में फैल गया। बाजारों में, स्कूलों के अहातों में, मस्जिदों के बाहर और यहां तक कि बारिश में भीगी छतों पर लगे रेडियो स्पीकर्स पर भी यही आवाज गूंज रही थी। महल के भीतर मौजूद एजेंट्स ने ये लाइव नशरियात देखी और एक लम्हे को जैसे सब कुछ साफ हो गया। वो सिर्फ एक शख्स को पकड़ने नहीं आए थे, वो एक सोच को मिटाने आए थे। मगर वो सोच अब लाखों लोगों की जुबानों पर चढ़ चुकी थी। सद्र त्रावरे ने कैमरे की ओर देखा और धीमे मगर पुख्ता लहजे में कहा, अगर वो एक आवाज को खामोश कर सकते हैं तो सबको भी कर सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब अगर हम खामोश रहें तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा। मगर अब कोई भी खामोश नहीं था। सदर त्रावरे की तकरीर ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी फूंक दी थी। लेकिन ये वो चिंगारी नहीं थी जो राख छोड़ती है, ये वो रोशनी थी जो हर साया चीर देती है। वागाडुगू की तंग गलियों में जहां लोग अब तक सिर्फ तमाशबीन थे, अब वही लोग बोलने लगे थे। जो चुप थे वो आहत हो उठे और जो डरे हुए थे अब सबसे आगे खड़े थे। लेकिन ये सब तो सिर्फ आगाज था। सदर के खुफिया नेटवर्क ज़दा ने अब उस मरहले की शुरुआत कर दी थी जो सालों से सिर्फ नक्शों, रहस्यमयी दस्तावेजों और कोड वर्ड्स में छुपा हुआ था। उन्होंने एक एक कर वो दस्तावेज सार्वजनिक करना शुरू किए जिन्हें दुनिया की सबसे महफूज फाइलों में दफन किया गया था। वो गुप्त खत, मीटिंग्स की कार्रवाइयां और रिकॉर्ड की गई आवाजें जिनमें सदर त्रावरे के खिलाफ रची जा रही साजिश की जड़ें खुदाई जा चुकी थीं। सबसे पहला कागज जो अवाम के सामने पेश किया गया वो था एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का। ये एक खुफिया कार्रवाई थी जिसमें वाज़े तौर पर लिखा था कि सद्र तवरे को जितनी जल्दी हो सके मंजर से हटाना एक नाजुक जरूरत है। अगर वो सरबराही इजलास तक बाकी रहे तो उनकी मकबूलियत दूसरे मुल्कों में बगावत का माहौल पैदा कर सकती है। खामोशी से कदम उठाने की इजाजत दी गई है। ये दस्तावेज पढ़ते ही हर शख्स के होश उड़ गए। साथ ही एक आवाज भी जारी की गई जो किसी सिफारती एहलकार की थी, जो अपने साथियों से कह रहा था कि वो नौजवानों को होशियार कर रहा है। अगर एक मुल्क ने उसका साथ दिया तो दूसरा भी देगा, फिर तीसरा भी। इस सिलसिले को अब यही रोकना होगा।
जैसे ही ये सबूत आवाम तक पहुंचे, वाघा डोगो में गुस्से की नहीं बल्कि यकीन की एक लहर फैल गई। ऐसा यकीन कि सद्र तवरे के साथ जो कुछ हो रहा है वो महज एक शख्स के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे बर्रे आज़म की खुद मुख्तारी के खिलाफ एक गहरी साजिश है। अफ्रीकी ममालिक की क़यादत ने फौरन एक हंगामी इजलास बुला लिया। माली, चाड, गिनी और मजाद नाइजर के वजीर दाखिला ने एक मुश्तरका बयान जारी किया कि अफ्रीका के मुस्तकबिल पर किसी बाहरी ताकत का असर कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। ये हमला किसी एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी बर्रे सगीर पर है। अवाम का दबाव बढ़ता गया और मगरबी सिफारती मिशनों ने धीरे धीरे अपने एजेंट्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ने दावा किया कि उनका इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं, मगर ज़दा की जानिब से पेश किए गए सबूत साफ तौर पर हकीकत बयान कर रहे थे। दूसरी जानिब महल में कैद जासूस अब मायूसी, शर्मिंदगी और बेचैनी में गिरफ्तार थे। ना बाहर से कोई ताल्लुक रहा, ना अंदर से कोई मदद की सूरत। उनके चेहरे, उनके इदारों के नाम, सब कुछ सोशल मीडिया पर फैल चुका था। अब वो महज मुखबिर नहीं थे, बल्कि सामने आए सबूत बन चुके थे। महल की एक राहदारी में खड़ा एक नौजवान मुहाफिज उनकी तरफ देखता है और धीमी लेकिन असरदार आवाज में कहता है, तुमने हमें कमजोर समझा, गुलाम जाना, सोचा कि हम बिखरे हुए हैं, लेकिन आज तुम देख रहे हो हम एक जिस्म की मानिंद एकजुट हो चुके हैं। सदर तवरे एक खुफिया कमरे में बैठे तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे थे। उनके चेहरे पे न गुस्से का कोई असर था, ना ही खौफ की परछाई, बस एक गहरी पुरसुकून यकीन की झलक। उन्होंने नरमी से कहा, हमने महज हमला नाकाम नहीं बनाया, बल्कि उन्हें दुनिया के सामने बेनकाब भी कर दिया। अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, हम नींद से जाग चुके हैं। इसी के साथ ज़दा नेटवर्क ने अगली रहस्यमयी फाइल अपलोड करने की तैयारी पूरी कर ली। दोपहर के वक्त वाघाडोगो की गलियों में धूप की शिद्दत अपने चरम पर थी, लेकिन शहर की हवा में एक अलग किस्म की गर्मी महसूस की जा रही थी। चारों तरफ खामोशी की जगह अब सरगोशियां थीं, और वो भी जल्द ही बुलंद नारों में बदल गईं। ये नारे किसी सियासी जमात के न थे, ना ही कोई तहरीक इनके पीछे थी। ये तो वो आम लोग थे, नौजवान, मजदूर, औरतें, जो पहली बार अपनी ही जबान में ऐलान कर रहे थे कि अब हमारी सरजमीन पर फैसले बाहर से नहीं आएंगे। महल के अंदर सदर इब्राहिम तवरे ज़दा नेटवर्क के मरकजी स्क्रीन के सामने सदर तवरे बैठ हुए थे और सामने वाले डिजिटल लक्ष्य पर पूरे शहर की मौजूदा सूरत हाल साफ नजर आ रही थी। हर इलाके में हरकत थी, लेकिन ये कोई अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म जागरूकता की लहर थी। उसी वक्त एक अहम खुफिया बैठक चल रही थी। सदर तवरे के दाहिने हाथ पर माली, चाड और गिनी के नुमाइंदे मौजूद थे, जबकि बाईं जानिब यूनिवर्सिटी के छात्र, किसान नेताओं, असातिज़ा और बुजुर्ग कबायली रहनुमा शामिल थे। इस मीटिंग में कोई शानो शौकत नहीं थी, ना लाल कालीन, ना कैमरे, ना मीडिया। यहां सिर्फ एक उसूल था, जब बात मुस्तकबिल के फैसले की हो तो वो बंद दरवाजों में नहीं बल्कि आवाम की मौजूदगी में किया जाएगा। बैठक के दौरान एक बुजुर्ग कबायली सरदार उठे। उनके हाथ में वही पुराना और घिसा हुआ कागज था जिस पर सदर तवरे ने कुछ माह पहले उनसे सलाह लिखवाई थी। अगर मैं ना रहूं तो क्या तुम खड़े रहोगे? आज उसी कबायली रहनुमा ने पुरअसर लहजे में कहा, हम खड़े हैं और जब तक सूरज मशरिक से तुरू होता रहेगा हम डटे रहेंगे। सदर ने खामोशी से हल्के से दंदा को सदर ने धीमे से सिर हिलाया और उसी पल ज़दा नेटवर्क के एक साइबर माहिर ने ऐलान किया कि हमारी लीक की गई फाइलों को अब तमाम आलमी इदारों ने तस्लीम कर लिया है। पहली बार दुनिया भर के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर ये चर्चा हो रही है कि ये वाकया
कोई घरेलू टकराव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बाहरी दखल अंदाजी थी। ये खबर जैसे ही फैली, पूरे मुल्क में बिजली की रफ्तार से गूंज गई। वो पश्चिमी मीडिया जो अब तक खामोश तमाशबीन बना हुआ था, अचानक हरकत में आ गया। एक नामवर इंटरनेशनल पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह हमला महज एक अफ्रीकी सदर पर नहीं था, बल्कि पूरे महाद्वीप की खुददारी और पहचान पर था। और अब ये साजिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। लेकिन सबसे जोरदार और असरअंगेज रद्दे अमल अवाम की तरफ से आया। वाघा डूगू के मरकजी चौराहे पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, किसी के चेहरे पर नकाब नहीं, सिर्फ तेज चमकती आंखें और पक्के इरादों से भरी आवाजें थीं। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, तवरे जिंदा है और हम जाग चुके हैं। महल के अंदर अब महल में मौजूद तमाम विदेशी एजेंट्स पूरी तरह से दुनिया से कट चुके थे। उनके पैगाम अब उनके जहन में ही गूंज रहे थे। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई जवाब देने वाला। उनके इदारे खामोश थे, उनके सरपरस्त अब उन्हें पहचानने से भी इनकार कर चुके थे, और उनके साथी बेबस और गुमनाम रह गए थे। एक एजेंट ने थकी हुई नजरों से दीवार को देखते हुए धीमे लहजे में कहा, हम ये समझ बैठे थे कि हम किसी पिछड़े हुए मुल्क में आए हैं, लेकिन ये जमीन हमें पहचानती थी और हम इसे पहचान ही न सके। दूसरी तरफ सदर इब्राहिम तवरे ने मौजूद तमाम नुमाइंदों से खिताब किया, हमने मैदान को खाली नहीं छोड़ा, बल्कि उसे जगा दिया है। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि जब कोई कौम एकजुट हो जाती है तो कोई भी छुपी हुई ताकत उसे झुका नहीं सकती। फिर उन्होंने एक ठहरी हुई खामोशी के साथ कहा, लेकिन लड़ाई अब खत्म नहीं हुई। अभी तो सिर्फ पर्दा हटाया है, असली इम्तिहान अब शुरू होने जा रहा है। अब वाघा डोगो की गलियों में सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे थे, बल्कि वो दुनिया भर के कैमरों की नजर में तब्दील हो चुकी थीं। जिस सदा ने एक खुफिया सुरंग से उठना शुरू किया था, अब वो हर दिशा में बुलंद हो रही थी। अफ्रीका के दीगर शहरों जैसे बमाको, निज़ामिना, कोनाक्री, दारुस्सलाम और यहाँ तक कि जोहान्सबर्ग तक यकजहुती के मुजाहरे शुरू हो चुके थे। लोग हाथों में बैनर उठाए चौराहों पर जमा थे और सदर तवरे के हक में एक ही आवाज में बोल रहे थे। महल के अंदर बंद चारों विदेशी एजेंट्स अब बार बार आपस में एक ही सवाल दोहरा रहे थे, अब हमारे साथ क्या होगा? उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि या तो उनके वतन उन्हें सिफारती तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, या फिर वाघा डूगू की हुकूमत उन्हें सजा देने के लिए कोई सख्त कदम उठाएगी। वो दिमागी तौर पर गिरफ्तारी, कैद या मीडिया ट्रायल जैसे हालात के लिए खुद को तैयार कर चुके थे। मगर सदर तवरे के जहन में कुछ और ही चल रहा था। अब ये बात खुलकर सामने आने लगी थी कि ये वाकया किसी मामूली कशमकश का हिस्सा नहीं, बल्कि अफ्रीकी तारीख का एक नया और नाजुक मोड़ बन चुका है। इसी दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक इजलास बुलाया गया, जहां एक इमरजेंसी करारदाद पेश की गई। दर्जनों ममालिक ने इस वाक़े की कड़ी मजम्मत की और सदर तवरे की क़ियादत को। इस जज्बाती माहौल में कुछ ताकतें जो पर्दे के पीछे इस साजिश का हिस्सा थीं, अब खामोश थीं। उनकी जुबानें बोलने से कासिर और निगाहें जमीन में गड़ी हुई थीं। अफ्रीकी ममालिक में यकजहती की एक नई और पुरअसर लहर उठ चुकी थी। नाइजर, माली, गिनी और बुर्किना फासो ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया कि अब से हमारी सरजमीन पर कोई भी फैसला बाहर से हम पर थोपा नहीं जाएगा। हम अपनी खुद मुख्तारी के निगहबान खुद हैं। इस ऐलान ने उपनिवेशी दौर के वो जख्म जो सदियों से रिस रहे थे, आज पहली बार किसी मरहम की मानिंद राहत महसूस की। नस्ल दर नस्ल जो लोग गुलामी, शोषण और इस्तेहसाल की ताकतों का शिकार बने थे, उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि वो सिर्फ तारीख का हवाला नहीं, बल्कि अब खुद तारीख
बनने जा रहे हैं। सद्र तवरे के वो अल्फाज जो उन्होंने अपनी लाइव तकरीर में कहे थे, अब शहर की दीवारों पर लिखे जा रहे थे, स्कूलों में पढ़ाए जा रहे थे और नौजवानों के सीने में धड़कते हुए इनकलाब बन चुके थे। अगर एक आवाज को खामोश किया जा सकता है तो हर आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन तब ही जब हम खुद चुप रहें। और अब अफ्रीका का नौजवान खामोश नहीं था। वाघा डूगू में जगह जगह आवामी हलकों का क़याम शुरू हो चुका था। हर मोहल्ले की शामें अब चौकों पर बैठकर होने वाली गुफ्तगू से रोशन थी, जहां लोग सियासत, आलमी ताकतों की चालें और अपनी पहचान के पहलुओं पर बहस किया करते। इल्म अब किसी एक तबके या यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि ये वो रोशनी बन चुका था जो गली कूचों में हर आम इंसान तक पहुंच रही थी। ज़दा नेटवर्क ने इस शऊर को अमली शक्ल देने का बीड़ा उठा लिया था। देहात में मोबाइल स्कूल्स शुरू हो चुके थे। स्मार्टफोन्स पर ऑफलाइन लाइब्रेरीज और इनकलाबी किताबात पर मबनी ऑडियो बुक्स की तकसीम जारी थी। इस छोटे से गांव में 12 साल की एक बच्ची ने अपने उस्ताद से सवाल किया, क्या हम भी एक दिन सदर तवरे बन सकते हैं? उस्ताद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम में से हर कोई तवरे बन सकता है, अगर तुम डर को ना कहना सीख जाओ। महल में अब सदर तवरे के आसपास अब महल में मशीर नहीं बल्कि नौजवान बैठे थे। उन्होंने पुरानी रवायतों को तोड़ दिया था। अब फैसले चार दीवारी के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान तले आवाम की सलाह से तय किए जा रहे थे। सदर ने कहा, यह साजिश सिर्फ मेरी जात के खिलाफ नहीं थी। ये हमला हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारे आने वाले कल पे था। उन्होंने हमें कमज़ोर समझा, बिखरा हुआ और बेखबर, बल्कि हम एक थे और पूरी तरह से जाग चुके थे। उन्होंने कुछ लम्हों के लिए रुककर अपने सामने रखा हुआ एक पुराना दस्तावेज उठाया, वही गोपनीय प्लान जिसमें उन्हें खामोशी से मिटा देने का हुक्म दर्ज था। मैं चाहता तो इस कागज को जला देता, उन्होंने कहा, मगर मैं इसे महफूज रखूंगा ताकि हमारी अगली नस्लें जान सकें कि जब भी उनकी आज़ादी पर हमला किया गया उन्होंने किस तरह उसका जवाब दिया। इसके बाद सदर ने ज़दा नेटवर्क से जुड़े तमाम कारकुनों को स्टेज पर बुलाया। वो नौजवान लड़के और लड़कियां, देहाती रजाकार और वो साबिक फौजी जो बिना वर्दी, इन लोगों ने किसी हथियार से नहीं बल्कि ईमान, समझदारी और बेपनाह वफादारी से इस इनकलाब को हकीकत में बदला था। सदर तवरे ने कहा, यही है इस सरजमीन के असली निगहबान, यही हमारे नए उस्ताद हैं, हमारे रहबर और क़यादत के हकदार। चारों तरफ तालियों की गूंज थी। आंखें भीगी हुईं और चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहटें थीं। फिर वो लम्हा आया जो सदियों में सिर्फ एक बार दस्तक देता है। तवरे ने ऐलान किया, मैं आज से इस कुर्सी को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझूंगा और मेरे बाद जो भी आएगा वो अवाम की रजामंदी से आएगा, ना कि किसी ताकत, विरासत या साजिश के जरिए। हम ऐसा दास्तूर बनाएंगे जो हर बच्चे को ये हक देगा कि वो अपने मुल्क की तामीर में शरीक हो। पूरा चौक खड़ा हो चुका था। हर तरफ सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, तवरे का रास्ता, हमारा रास्ता। और तभी बिना आग के, बिना बारूद के आसमान पर एक नूरी चमक फैली। ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, ये उम्मीद की रोशनी थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मस्जिदों के मीनारों से, गिरजाघरों की घंटियों से और दरख्तों की शाखों से एक ही सदा आ रही थी, जागो, क्योंकि अब हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। बुजुर्गों की छांव में बैठी दुआओं से सिर्फ एक पैगाम उठ रहा था, हमने अपनी मिट्टी को फिर से जाना है। ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा। ताकतवर इमारतों में बैठे हाकिम हैरान थे, क्योंकि इस बार जंग किसी गोले बारूद से नहीं बल्कि आवाज, सच और खुददारी से जीती गई थी। त्रावरे ने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। उन्होंने निगाहें आसमान की जानिब उठाईं और अपने आखिरी अल्फाज अदा किए, हमने पुकारा और जमीन ने लब्बैक कहा, अब ये सरजमीन कभी सर नहीं झुकाएगी।
और उसी वक्त अफ्रीका की फिजा में एक नया सवेरा उभरा। ऐसा सवेरा जो ना गुलामी का था, ना खामोशी का, बल्कि इज्जत, यकजहती और आज़ादी का था।